चलिए समझते हैं भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान आखिर क्या है। नेशनल इमरजेंसी को समझने की कोशिश करते हैं। आर्टिकल 352 क्या है, 356 क्या है, सभी जो है बातों को बहुत ध्यानपूर्वक एक एक पॉइंट को समझने का प्रयास करते हैं। आखिर जो है आपातकालीन प्रावधान होते क्या हैं। जी हाँ, शुरुआत करते हैं अपने एक नए अध्याय के साथ। भारतीय संविधान में बात करते हैं यदि आपातकाल की, तो संविधान के भाग 18 में, जी हां, संविधान का भाग 18 जहां पर आपातकालीन प्रावधान दिए गए हैं। यदि आप आपातकाल के बारे में समझना चाहते हैं तो एक पॉइंट आपका क्लियर है कि अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है, अनुच्छेद 356 व अनुच्छेद 365 में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख किया गया है, जबकि अनुच्छेद 360 ये आपका वित्तीय आपातकाल को दर्शाता है, जो प्रावधान अमेरिका से लिए गए हैं। एक एक पॉइंट को बहुत बारीकी से समझने का प्रयास कीजिए। यदि आपातकालीन प्रावधान की बात करते हैं तो आपातकालीन प्रावधान जो अनुच्छेद 352 संबंधित है, अनुच्छेद 356 संबंधित है, या कहें राष्ट्रीय आपातकाल और राष्ट्रपति शासन, ये प्रावधान जर्मनी के वाइमर संविधान से लिए गए हैं, जर्मनी के वाइमर संविधान से लिए गए हैं। जबकि वित्तीय आपातकाल के प्रावधान भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। जी हां, अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। और आपातकालीन प्रावधान संविधान के किस भाग में उल्लेखित हैं, तो संविधान का भाग 18 आपातकालीन प्रावधानों को दर्शाता है। अब एक एक जो है पॉइंट को समझेंगे। आखिर राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी किसे कहते हैं, जिसका जो है विवरण आपको अनुच्छेद 352 में मिलता है। चलिए शुरुआत करते हैं, एक एक पॉइंट को बहुत बारीकी समझते हैं। आखिर नेशनल इमरजेंसी क्या है, कब कब जो है देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा है। देखिए, बात करते हैं राष्ट्रीय आपातकाल की, तो राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में दिया गया है। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में दिया गया है। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी जो है उल्लेखित है। और राष्ट्रीय आपातकाल आखिर क्या है। देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी कब लगता है देश में, जब कोई बाह्य आक्रमण होता है, जब कोई बाह्य आक्रमण होता है या युद्ध के हालात देश में नजर आते हैं, बाह्य आक्रमण या युद्ध के हालात देश में नजर आते हैं, तभी नेशनल इमरजेंसी लगती है। अनुच्छेद 352 का इस्तेमाल होता है। इसी राष्ट्रीय आपातकाल को जो अनुच्छेद 352 में दिया गया है, इसी को ही केवल आपातकाल की घोषणा कहा जाता है। यदि तीनों जो है आपातकाल को समझें तो आपातकाल की घोषणा शब्द जो है उल्लेखित है भारतीय संविधान में केवल ही केवल अनुच्छेद 352 के लिए। देखिए, सबसे पहले चीन के द्वारा 1962 में नेफा में आक्रमण किया गया। नेफा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, जिसे अब अरुणाचल प्रदेश के नाम से जाना जाता है, अरुणाचल प्रदेश। एक एक पॉइंट को समझते रहिए। सबसे पहले देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगता है 1962 में, और जब आक्रमण किया गया था चीन के द्वारा, चीन ने आक्रमण किया था पूर्वी राज्य नेफा। नेफा एक क्षेत्र है जिसे नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता है, और वर्तमान में उसी क्षेत्र को अरुणाचल प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तो देश को सबसे पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी, जो पूरे देश में लगता है राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति इसकी घोषणा करते हैं। मगर शासन क्या राष्ट्रपति करते हैं, इसी पॉइंट को बस आज बारीकी से समझेंगे। तो सबसे पहली बार जो है राष्ट्रीय आपातकाल लगा था 1962। 1962 से 1968 तक, 1962 से 1968 तक ये नेशनल इमरजेंसी रही थी। जी हाँ, 1962 से 1968 तक ये इमरजेंसी रही थी। इसी इमरजेंसी में भारत पाकिस्तान युद्ध 1965, जी हाँ, भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 भी पहली इमरजेंसी के दौरान ही दोनों युद्ध हो गए थे। अब बात करते हैं दूसरी इमरजेंसी कब लगी थी। दूसरी बार पाकिस्तान के द्वारा आक्रमण होता है 1971। पाकिस्तान के द्वारा आक्रमण होता है 1971 में। पाकिस्तान ने युद्ध लड़ा 1971 में, और 1971 में दूसरी बार इमरजेंसी का इस्तेमाल किया गया 1971। देखिए, दोनों इमरजेंसियां जो थी 1962 की इमरजेंसी, 1971 की इमरजेंसी, ये बाह्य आक्रमण के दौरान, युद्ध के दौरान लगाई गई थी। इमरजेंसी में हालात क्या होते हैं, क्या राज्य सरकारें फिर भी कार्य करती रहेंगी, आखिर इमरजेंसी होती क्या है, सभी को बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। मगर पहले जो पॉइंट है उसको समझिए। 2 बार इमरजेंसी का इस्तेमाल बाह्य आक्रमण के समय
या युद्ध के समय कब हुआ था? तो सबसे पहली बार चीन के आक्रमण के द्वारा इमरजेंसी का इस्तेमाल हुआ 1962, और ये इमरजेंसी 1962 से 1968 तक रही थी। ये परीक्षा में पूछा जा सकता है कि सबसे पहली बार जो आपातकाल लगा था, राष्ट्रीय आपातकाल लगा था, नेशनल इमरजेंसी, वो 1962 से कब तक रही थी? तो वो 1962 से 1968 तक लगातार रही थी। उसी में ही भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 वाला भी हुआ था। उसके बाद दूसरी बार आपातकाल लगता है बाह्य आक्रमण से युद्ध के कारण, वो लगता है 1971 में, भारत पाकिस्तान युद्ध 1971। अब तक देश में दो बार युद्ध के कारण नेशनल इमरजेंसी लगी है। अब तीसरी इमरजेंसी जो देश में लगती है वो किसी बाह्य आक्रमण से नहीं लगेगी, वो किसी युद्ध के कारण नहीं लगेगी। अगर हालात क्या हैं, एक एक पॉइंट को समझिए। देखिए, परीक्षा में जो सबसे अधिक प्रश्न पूछा जाता है वो 1975 की इमरजेंसी को पूछा जाता है। इंदिरा गांधी के समय का आपातकाल बहुत सुर्खियों में रहता है। इंदिरा गांधी के समय आखिरकार कैसे आपातकाल लगा? तो एक एक पॉइंट को समझिए। आखिर इंदिरा गांधी के समय बिना किसी आक्रमण के, बिना किसी बाह्य आक्रमण के, बिना किसी पाकिस्तान के आक्रमण के, बिना किसी चीन के आक्रमण के अगर आखिरकार कैसे नेशनल इमरजेंसी देश में लगी थी? 1971 के चुनाव हुए थे, 1971। एक एक पॉइंट को बहुत बारीकी समझिए। 1971 के चुनाव होते हैं, गरीबी हटाओ का नारा कांग्रेस के द्वारा दिया जाता है, और रायबरेली से चुनाव में संयुक्त मोर्चा पार्टी के राज नारायण खड़े थे, और रायबरेली से कांग्रेस की उम्मीदवार थी इंदिरा गांधी। तो 1971 के चुनाव में, रायबरेली के चुनाव में जो जनता जनार्दन थी उसका जो है झुकाव राज नारायण की ओर था, मगर उस चुनाव में इंदिरा गांधी चुनाव जीत जाती हैं। 1971 के चुनाव जीतने के बाद और देश की प्रधानमंत्री बन जाती हैं इंदिरा गांधी, मगर राज नारायण से ये बात हजम नहीं हुई कि जब जनता जनार्दन उनके पास है, उनके समर्थन में है, तो कैसे इंदिरा गांधी चुनाव जीत गई? तो इंदिरा गांधी पर यहाँ पर आरोप लगाए गए कि इंदिरा गांधी ने सत्ता में रहकर वहां पर सरकारी अधिकारियों का इस्तेमाल किया है, तो चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया है। तो राजनारायण के द्वारा इस केस को, जो संयुक्त मोर्चा के थे राजनारायण, उस केस को इलाहाबाद कोर्ट में डाल दिया गया। तो 1971 से सुनवाई होती है, उस केस पर सुनवाई हो रही है जो आचार संहिता का उल्लंघन इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया था। लगातार सुनवाई होती है। अब होता क्या है, बड़े ध्यान समझना। एक तारीख आती है जून के माह की, मई जून का महीना चल रहा है, 1975 की बात है। जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा इलाहाबाद हाईकोर्ट के समय के न्यायाधीश थे। जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा उस समय के इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश थे, और उन्हीं के समक्ष ये मामला चला हुआ था, जहां पर संयुक्त मोर्चा के राजनारायण ने इंदिरा गांधी के खिलाफ ये जो है मामला कोर्ट में ले जाया गया था कि प्रधानमंत्री ने धांधलीबाजी की है, आचार संहिता का उल्लंघन किया है। तो अब होता क्या है, पूरे देश की नज़र टिकी हुई थी कि आखिरकार जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा क्या फैसला सुनाते हैं प्रधानमंत्री के विरुद्ध। अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक जो है ये बात बहुत जो है प्रसिद्ध हो गई थी, सुर्खियों में चली गई थी सभी जगह, सभी देशों में। क्यों? क्योंकि इंदिरा गांधी एक बहुत शक्तिशाली प्रधानमंत्री थी। उन्हीं के दौरान जो है बांग्लादेश को आज़ादी मिली थी। जी हाँ, बांग्लादेश के आज़ादी मिली थी 1971 में, 1971 में, क्योंकि बांग्लादेश में इंडियन आर्मी का जो मिशन चलाया गया था, सर्च लाइट मिशन, तो उसको बांग्लादेश को आज़ादी दिलाने वाली उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। जहां किसी गांव में कोई ग्रामीण शाखा नहीं थी, गांव की कोई शाखा नहीं थी, बैंक की शाखा, वहां ग्रामीण स्तर पर बैंक की शाखाएं श्रीमती इंदिरा गांधी ने पहुंचाई थी। तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत जो है छाई हुई थी उस समय, और तभी इंदिरा गांधी जो है एक जो है कोर्ट केस में फंस जाती हैं राजनारायण के। तो सभी देश की निगाह थी कि क्या जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा इंदिरा गांधी को कोई जो है उस समय सजा सुना पाते हैं या नहीं सुना पाते हैं। तो 1975 की बात है। 1975 में जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा के द्वारा इंदिरा गांधी को सजा सुनाई गई। जी हाँ, इंदिरा गांधी को सजा सुनाई गई, 6 माह की सजा सुनाई गई उस केस में जो राजनारायण का केस था। और
कुछ दिनों तक राजनीति ना करने के प्रावधान भी दिए गए कि आप राजनीति से संन्यास लेना पड़ेगा और आपको सजा भी होगी, 5 से 6 महीने की आपको सजा होगी। अब उस समय के राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। उस समय के राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। देखिए होता क्या है, इमरजेंसी कैसे कैसे लगेगी, एक एक पॉइंट को समझिए। उस समय के राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। तो फखरुद्दीन अली अहमद से जो है संपर्क करते हैं इंदिरा गांधी कि उनसे जो है कांग्रेस जो है सभी जगह जो है, जहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार थे, कांग्रेस के जो सपोर्टर थे, सभी एकदम सन्न रह जाते हैं। विपक्ष जो थे उस समय जयप्रकाश नारायण, सभी जो है सभा करते हैं। दिल्ली में एक बहुत बड़ी सभा का आयोजन होता है, उसमें जयप्रकाश नारायण को जो है पूरी सभा का मुखिया बनाया जाता है। उधर विपक्ष के जो है उस समय जनता पार्टी के जो थे अटल बिहारी वाजपेयी, आडवाणी जी, सब जो है दिल्ली में इकट्ठा हो जाते हैं और सभी ने पता है कि भाई कांग्रेस को जो है, कांग्रेस की जो प्रधानमंत्री हैं इंदिरा गांधी, उनको जो है जेल होने वाली है। तो विपक्ष जो है छाया हुआ था उस समय, पूरा जो है छाया हुआ था देश में। अब होता क्या है, इंदिरा गांधी अपनी सजा से बचने के लिए इंदिरा गांधी एक जो है प्रावधान करती हैं। और प्रावधान क्या है, एक अमेंडमेंट आता है 38वां संविधान संशोधन। उसमें ये बात कही जाती है कि प्रधानमंत्री के खिलाफ यदि कोई साजिश होती है तो उसे आंतरिक गड़बड़ी माना जाएगा। प्रधानमंत्री के खिलाफ यदि कोई साजिश होती है, एक 38वां संविधान संशोधन लाया गया और प्रधानमंत्री के खिलाफ यदि कोई गड़बड़ी होती है तो उसे आंतरिक गड़बड़ी माना जाएगा। और आंतरिक गड़बड़ी के समय भी देश में राष्ट्रीय आपातकाल लग सकता है, नेशनल इमरजेंसी लग सकती है। तो आंतरिक गड़बड़ी से तीसरी बार जो इमरजेंसी लगी थी वो आंतरिक गड़बड़ी से लगी थी। आंतरिक गड़बड़ी से जब जो है इमरजेंसी का इस्तेमाल किया तो उसमें कोई भी न्यायपालिका का जो फैसला है वो मान्य नहीं था। तो आंतरिक गड़बड़ी से, या कहें इंदिरा गांधी पर जो है, इंदिरा गांधी के समय जो इमरजेंसी लगी थी वो 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक रही थी। 1977 21 माह तक ये इमरजेंसी रही थी, ये आपातकाल रहा था। अब आपातकाल में होता क्या है, देखिए उस समय के राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। जब ये आंतरिक गड़बड़ी के दौरान जो है आपातकाल लगा था। आपातकाल लग सकता है बाह्य आक्रमण और युद्ध के द्वारा, मगर इंदिरा गांधी ने संविधान में संशोधन कराया। 38वां संविधान संशोधन ये कहता है कि अन्य कारणों से भी राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के प्रावधानों को लागू कर सकता है। अब इसमें कोई न्यायपालिका का जो है फैसला है वो मान्य नहीं होता। अब राष्ट्रीय आपातकाल में होगा क्या, एक एक पॉइंट को समझिए। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352, देखिए राष्ट्रपति घोषणा करते हैं। जब राष्ट्रपति घोषणा करते हैं तो 30 दिन तक जो है 30 दिन के अंदर जो है क्या क्या प्रावधान होते हैं। देखिए नेशनल इमरजेंसी होती क्या है, यदि किसी ने आपके देश पर एकदम आक्रमण कर दिया, ठीक है, एकदम आक्रमण कर दिया, देश पर आक्रमण हो गया, पाकिस्तान ने आक्रमण कर दिया, चीन ने आक्रमण कर दिया, तो नेशनल इमरजेंसी में होता क्या है, राष्ट्रपति घोषणा करते हैं और संसद का लिखित अनुमोदन चाहिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल का लिखित अनुमोदन चाहिए। देखिए होता क्या है, सारे प्रावधानों को समझिए। सबसे पहले राष्ट्रपति घोषणा करते हैं 30 दिन के लिए, उसके बाद दोनों संसदों का अनुमोदन होता है। लोकसभा और राज्यसभा के जो सांसद हैं 6 महीने का समय मिलता है कि संसद के अनुमोदन के बाद 6 माह तक आपका राष्ट्रीय आपातकाल रहता है। संसद के अनुमोदन के बाद 6 माह तक आपका राष्ट्रीय आपातकाल रहता है। विशेष बहुमत, दोनों सदनों का 2/3 बहुमत से, दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होता है और 6 माह तक आपका राष्ट्रीय आपातकाल रहता है, नेशनल इमरजेंसी रहती है। उसके बाद यदि लगता है कि कोई देश आक्रमण कर रहा है या कुछ भी जो है देश में, अब तो जो है सशस्त्र विद्रोह शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है, उसके बाद दोबारा फिर जो है इसको बढ़ाया जा सकता है। यदि राष्ट्रीय आपातकाल की बात करें अधिकतम कितना रह सकता है, तो ध्यान रखिए अधिकतम अनंत काल तक रहता है। यदि अधिकतम बात करें राष्ट्रीय आपातकाल की तो अधिकतम रहता है अनंत काल तक। सबसे पहले यदि राष्ट्रपति घोषणा करते हैं आपातकाल की तो 30 दिन के अंदर संसद का अनुमोदन आवश्यक है। इसका अर्थ यह है कि केवल राष्ट्रपति की इच्छा से पूरा राष्ट्रीय आपातकाल नहीं लगता, संसद का अनुमोदन आवश्यक है, क्योंकि
जनता के जो प्रतिनिधि हैं जो चुनकर संसद में बैठे हैं उनका अनुमोदन आवश्यक है। तो संसद अनुमोदित करती है 30 दिन के अंदर, 1 माह के अंदर संसद अनुमोदित करती है राष्ट्रीय आपातकाल कितना रहेगा कितना नहीं रहेगा। तो जब संसद अनुमोदित करती है 1 माह के बाद तो 6 माह तक राष्ट्रीय आपातकाल रहता है। उसके बाद दोबारा फिर संसद अनुमोदन के बाद दोबारा फिर जो है 6 माह के लिए राष्ट्रीय आपातकाल रहता है। तो अधिकतम अनंत काल तक राष्ट्रीय आपातकाल रह सकता है। ठीक है, अधिकतम कितना रह सकता है? अनंत काल तक। क्योंकि जो 5वीं लोकसभा थी, 5वीं लोकसभा जो थी उसका कार्यकाल 2 बार बढ़ाया गया था। 5वीं लोकसभा का कार्यकाल 2 बार बढ़ाया गया था। ठीक है, तो नेशनल इमरजेंसी की बात करें तो ये अनंत काल तक रहने वाली इमरजेंसी है। सबसे पहले संसद अनुमोदित करती है 30 दिन के अंदर, 1 माह के अंदर। 6 माह तक आपातकाल रहता है, आपातकाल के प्रावधान रहते हैं। यदि युद्ध की स्थिति फिर भी नियंत्रण में नहीं आती है तो फिर जो है संसद के बाद दोबारा 6 माह तक फिर जो है ऐसे ही आपातकाल रहता है। ठीक है, यदि 6 माह से पहले ही यदि इस युद्ध बंद हो जाता है तो वहीं पर आपातकाल के प्रावधान भी निरस्त हो जाते हैं। मान लिया 1 माह के अंदर संसद ने अनुमोदित कर दिया कि 6 माह तक आपका नेशनल इमरजेंसी रहेगी और युद्ध जो है 2 महीने में आपका रुक जाता है, तो वहीं पर जो है 2 महीने के अंदर ही राष्ट्रीय आपातकाल के प्रावधान भी निरस्त हो जाते हैं। तीसरी जो इमरजेंसी लगी थी देश में और राष्ट्रीय आपातकाल जो लगा था वो आंतरिक गड़बड़ी के कारण लगा था। इंदिरा गांधी के समय लगा था। उस समय कोई बाह्य आक्रमण देश पर नहीं हुआ था। केवल अपना जो है जेल से बचने के लिए या कहें अपनी जो है राजनीतिक जो कैरियर था जो खत्म होने वाला था कांग्रेस का, उससे बचने के लिए देश में इमरजेंसी लगी आंतरिक गड़बड़ी से। 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक ये इमरजेंसी रही। ये इतनी खतरनाक इमरजेंसी थी। इसी इमरजेंसी में जो विपक्ष के नेता थे जैसे जयप्रकाश नारायण ने बहुत बड़ी सभा की थी दिल्ली में। अटल बिहारी वाजपेयी, आडवाणी जी, सबको जो है जेल में जो है भर दिया गया। पूरा विपक्ष जेल में भर दिया गया। कुछ बेंगलुरु की जेल में भर दिए गए। तो 21 माह विपक्ष ने जो है जेल में बिताए और पूरा जो है सत्ता का कारोबार वो जो है इंदिरा गांधी और संजय गांधी के हाथों में था। जो भी केंद्र सरकार ने चाहा वो जो है मनमर्जी कार्य किए गए आपके इमरजेंसी में। बाद में जांच भी करते हैं और जांच करता है शाह आयोग, जांच करता है इमरजेंसी की। अब बात करें, देखिए विशेष बहुमत से जो है राष्ट्रीय आपातकाल के प्रावधान लागू होते हैं। अनंत काल तक ये राष्ट्रीय आपातकाल रहता है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो समझने की कोशिश करते हैं। 38वें संविधान संशोधन में आखिरकार क्या हुआ था? राष्ट्रपति को विभिन्न आधारों पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने के प्रावधान दिए गए थे और इसे न्यायिक समीक्षा से बाहर रखा गया था। 38वां संविधान संशोधन 1975 में ये कहा गया था उसमें कि ये न्यायिक समीक्षा से बाहर है। जी हाँ, राष्ट्रीय आपातकाल इसको न्यायिक समीक्षा से बाहर रखा गया था और राष्ट्रपति को विभिन्न आधारों पर, पहले केवल बाह्य आक्रमण और युद्ध के आधार पर ही राष्ट्रीय आपातकाल का इस्तेमाल होता था, मगर अब विभिन्न आधारों पर भी जो है राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी आप लगा सकते हो। उसके बाद 39वां संविधान संशोधन 1975 क्या कहता है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन संबंधी जो विवादों को है वो न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर रखा जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन संबंधी विवाद, उनके जो चुनाव संबंधी विवाद हैं, उनको न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर रखा जाएगा। ये सब सुख सुविधा के लिए कर रही है कांग्रेस की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। उसके बाद जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 होता है और 42वां संविधान संशोधन 1976 भी इमरजेंसी के दौरान हुआ था। इसमें क्या प्रावधान जोड़ा गया था कि किसी एक भाग पर राष्ट्रीय आपातकाल लागू कर सकते हैं। किसी एक भाग पर भी राष्ट्रीय आपातकाल लागू कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरे देश में ही लागू होगा, किसी एक भाग पर भी राष्ट्रीय आपातकाल लागू कर सकते हैं। 44वां संविधान संशोधन 1978, ये 44वां संविधान संशोधन 1978 ये मोरारजी देसाई की सरकार में आता है। मोरारजी देसाई की सरकार में आता है 44वां संविधान संशोधन 1978। ये कहता है कि न्यायिक समीक्षा अनिवार्य है। जी हाँ, न्यायिक समीक्षा अनिवार्य है। जो संशोधन इंदिरा गांधी ने किए थे उसके अपोजिट अब मोरारजी देसाई करते हैं। ठीक है, इमरजेंसी के बाद क्या होता है, 21 माह इमरजेंसी के बाद दोबारा चुनाव होते हैं देश में
और उसके बाद गैर कांग्रेसी सरकार बन जाती है, मोरारजी देसाई की सरकार बन जाती है। अब उस सरकार में जो ये संशोधन हुए थे उसके प्रावधानों को जो है वापस किया गया, पलटा गया। तो न्यायिक समीक्षा हो सकती है, इसकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है, ये कहा गया 44वें संविधान संशोधन 1978 को। और जो आंतरिक अशांति शब्द के द्वारा जो इमरजेंसी लगाई गई थी उसके जगह पे, उसके स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। सशस्त्र विद्रोह का मीनिंग है, उसका अर्थ है कि यदि कोई सेना या कोई संस्था सरकार के विरुद्ध विद्रोह करे, पहले आंतरिक अशांति थी केवल प्रधानमंत्री के विरुद्ध, अब ये सशस्त्र विद्रोह का मतलब है कि पूरे सरकार के विरुद्ध यदि कोई विद्रोह होता है तभी हम नेशनल इमरजेंसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अनुच्छेद 20 व अनुच्छेद 21 निलंबित नहीं किए जा सकते, इसके बारे में भी अभी पढ़ेंगे। ये बातें कही गई इस जो है अमेंडमेंट में 44वें संविधान संशोधन 1978 में। न्यायिक क्षेत्राधिकार और निर्वाचन संबंधी जो ये प्रावधान थे ये दोबारा लागू किए गए। देखिए सबसे पहले क्या था कि 39वें संविधान संशोधन में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन संबंधी विवादों को न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया था। मगर 44वें संविधान संशोधन में 1978 में इन प्रावधानों को दोबारा जोड़ा गया मोरारजी देसाई की सरकार में, और आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द का इस्तेमाल किया गया। आंतरिक अशांति के आधार पर सशस्त्र विद्रोह का इस्तेमाल किया गया। एक बार और थोड़ा सा जो है बारीकी से समझने की कोशिश करें कि आखिरकार इमरजेंसी में होता क्या है, नेशनल इमरजेंसी में आखिर होता क्या है जो इंदिरा गांधी के समय इमरजेंसी हुई थी। देखिए 1975 की इमरजेंसी, 1975 की इमरजेंसी में होता क्या है। देखिए इमरजेंसी में होता क्या है यदि बात करें तो जो राज्य सरकारें हैं, क्या राज्य सरकारें ऐसे ही कार्य करती रहेंगी? देखिए राज्य सरकारें क्या ऐसे ही कार्य करती रहेंगी? मान लिया किसी भी स्टेट में पहले उस समय जैसे कांग्रेस की सरकार थी तो अन्य जो है कोई सरकार होगी, या वर्तमान की बात करें फिलहाल जो है वर्तमान में केंद्र की सरकार जो है बीजेपी की सरकार है, और अन्य राज्यों में जो है कुछ में कांग्रेस की भी सरकार है, कहीं पर आम आदमी पार्टी की सरकार है। और यदि यहाँ पर कोई बाह्य आक्रमण हो जाता है, आपके देश पर कोई बाह्य आक्रमण हो जाता है, तो ध्यान रखिए राज्य सरकारें केंद्र के नियंत्रण में आ जाएंगी। राज्य सरकारें किसके नियंत्रण में आ जाएंगी? केंद्र सरकार के नियंत्रण में आ जाएंगी राज्य सरकारें। राज्य सरकारों को भंग तो नहीं किया जाता, मगर जो उनकी सत्ता है राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने के प्रावधान जो है, राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने के प्रावधान वे केंद्र सरकार के पास चले जाते हैं। किसके पास चले जाते हैं? केंद्र सरकार के पास चले जाते हैं। नेशनल इमरजेंसी की यदि बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपने समझना है कि 1975 की जो इमरजेंसी रही थी, 1975 की इमरजेंसी रही थी, वो आंतरिक गड़बड़ी से लगी थी। वो इमरजेंसी किससे लगी थी? आंतरिक गड़बड़ी से। अब राष्ट्रीय आपातकाल में दो आर्टिकल हैं, दो अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 358 और अनुच्छेद 359, 359। अनुच्छेद 358 क्या कहता है? यदि नेशनल इमरजेंसी लगी है, राष्ट्रीय आपातकाल लगा है, तो अनुच्छेद 358 कहता क्या है? अनुच्छेद 358 कहता है नेशनल इमरजेंसी यदि लगी है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा यदि हुई है, तो अनुच्छेद 19 में जो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, 6 प्रकार की क्या हैं? स्वतंत्रताएं, वे स्वतः ही निरस्त हो जाती हैं। वे स्वतः ही क्या हो जाती हैं? निरस्त। देखिए बिना राष्ट्रपति की अनुमति के अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं स्वतः ही निरस्त हो जाती हैं। मान लिया देश पर आक्रमण हो गया तो आप कहीं भी घूम फिर नहीं सकते, क्योंकि अनुच्छेद 19 में क्या है? अभिव्यक्ति की आजादी है। अभिव्यक्ति की आजादी है, सभा करने की आजादी है, कहीं भी व्यापार करने की आजादी है। ठीक है, क्योंकि हालात क्या होते हैं देश में, यदि कोई युद्ध हो गया या कोई सशस्त्र विद्रोह हो गया, मान लिया बॉर्डर पर युद्ध हो गए, पाकिस्तान के बॉर्डर पर युद्ध हो गए, चीन के बॉर्डर पर युद्ध हो गए, अब आर्मी को जाना है, क्योंकि इमरजेंसी क्या होती है, युद्ध के हालात ऐसे होते हैं एकदम सारा सिस्टम एक्टिव हो जाता है। जी हाँ, सारी सेनाएं एकदम एक्टिव हो जाती हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि भैया जो है इमरजेंसी लगी है और आप भी जो है घूम रहे हैं,
सड़क पर घूम रहे हैं, भीड़ भाड़ जो है पूरा जाम लगा हुआ है, उधर जो है सेना ने बॉर्डर पर जाना है, तो सेना बताइए कैसे जाएगी। तो सभी अधिकार जो स्वतंत्रताएं हैं, अनुच्छेद 19 की जो स्वतंत्रताएं हैं वे स्वतः ही निरस्त हो जाती हैं। आप कहीं भी बिना केंद्र सरकार की अनुमति के व्यापार नहीं कर सकते हो, कहीं भी आप घूम नहीं सकते हो और कोई भी अपना भाषण नहीं दे सकते हो। यहां तक कि प्रेस की आज़ादी भी, प्रेस मीडिया की आज़ादी भी निरस्त कर दी जाती है। 1975 जब इंदिरा गांधी के समय इमरजेंसी लगी थी, इसमें प्रेस पर जो है प्रतिबंध लगा दिया गया था। जो बड़े जो है जो आपके पत्रकार थे, सीनियर पत्रकार थे, उनको भी जेल में जो है ठूस दिया गया था। तो ऐसी थी वो नेशनल इमरजेंसी। प्रेस भी प्रतिबंधित कर दी जाती है। मीडिया, अब तो मीडिया स्वतंत्र है, कुछ भी जो है पेश कर सकती है, किसी के खिलाफ भी कुछ भी जो है आपका बोल सकती है मीडिया, मगर नेशनल इमरजेंसी में मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। सभी को जो है घूमने फिरने की आज़ादी स्वतः ही क्या हो जाती है, निरस्त हो जाती है। तो ये प्रावधान अनुच्छेद 358 के तहत स्वतः ही निरस्त हो जाते हैं बिना किसी जो है आपके आदेश के। यहां राष्ट्रपति के आदेश की कोई आवश्यकता नहीं है। तो अनुच्छेद 19 की जो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं वे स्वतः ही क्या हो जाती है, निरस्त हो जाती है। राष्ट्रीय आपातकाल में समझते हैं आखिर कैसे ये आर्टिकल काम करते हैं, कैसे अनुच्छेद कार्य करते हैं। ऐसे ही आर्टिकल अनुच्छेद 359 क्या कहता है। देखिए, मौलिक अधिकार जो हैं, मौलिक अधिकार प्रभावित होते हैं राष्ट्रीय आपातकाल में, नेशनल इमरजेंसी में। और मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक हैं, अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक हैं। उसके देखिए अनुच्छेद 19 की जो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, अभिव्यक्ति की आजादी है, कहीं भी घूमने की स्वतंत्रताएं हैं, वो तो स्वतः ही निरस्त हो जाती है अनुच्छेद 358 के तहत। मगर जो मौलिक अधिकार हैं अनुच्छेद 12 से 35 तक, उसमें अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 है जीवन का अधिकार, अनुच्छेद 21 है जीवन का अधिकार, निजता का अधिकार, स्वास्थ्य संबंधी अधिकार, निद्रा का अधिकार। तो जो ये स्वतंत्रताएं लिखी हैं आर्टिकल 21 में, जो स्वतंत्रता लिखी है वो तो जो है निलंबित नहीं होती, वो निलंबित नहीं होती। राष्ट्रपति चाहकर भी उन स्वतंत्रताओं को निलंबित नहीं कर सकता जो जीवन के अधिकार से संबंधित है, जो जीवन के अधिकार से संबंधित है। आपके स्वास्थ्य संबंधी अधिकार है, पर्यावरण संबंधित अधिकार है। तो जीवन का अधिकार जो है, जो लाइफ टू प्राइवेसी है, निजता का जो अधिकार है, वो तो जो है निरस्त नहीं होते, वो निलंबित नहीं होते। और अनुच्छेद 20 जो 2 सिद्धि के संबंध में संरक्षण है, 2 सिद्धि के संबंध में जो संरक्षण है, जब किसी को जेल होती है तो किसी को अतिरिक्त जेल ना मिले, तो जेल से संबंधित जो है 2 सिद्धि संबंधी जो संरक्षण प्रदान किया गया है अनुच्छेद 20 में, तो अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 के जो प्रावधान हैं वे निलंबित नहीं होते, वे निलंबित नहीं होते। राष्ट्रपति चाहकर भी उनको निलंबित नहीं कर सकता। ये बात लिखी हुई है अनुच्छेद 359 में, आर्टिकल 359 में। मगर जो बाकी जो है मौलिक अधिकार हैं वे निलंबित हो जाते हैं, वे निलंबित हो जाते हैं। और किसकी अनुमति से? राष्ट्रपति के आदेश से बाकी मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं। जैसे अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 में धार्मिक स्वतंत्रता के प्रावधान हैं, धार्मिक स्वतंत्रता के प्रावधान हैं। ऐसा नहीं है कि देश में नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है और आप कहीं पर जो है धार्मिक जुलूस निकाल रहे हैं, कहीं पर धार्मिक जुलूस निकाल रहे हैं, सड़कों पर कोई अजान चल रही है या धार्मिक जुलूस निकाल रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता नेशनल इमरजेंसी में, क्योंकि राष्ट्रपति धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित जो है उन अनुच्छेदों को भी निरस्त कर देता है। ठीक है। उसके बाद जो है देश में ध्यान रखना है, आपका जो 12 से 35 तक जो मौलिक अधिकार है उनको निरस्त करने की स्वतंत्रता राष्ट्रपति के पास है आर्टिकल 359 में। केवल 2 अनुच्छेदों को निरस्त नहीं कर सकता, निलंबित नहीं कर सकता राष्ट्रपति, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21। बाकी सभी मौलिक अधिकार राष्ट्रपति द्वारा निलंबित किए जा सकते हैं, निरस्त किए जा सकते हैं। ये बात लिखी है अनुच्छेद 359 में। किनको छोड़कर? अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 जीवन की स्वतंत्रता को छोड़कर। यदि बात करें अनुच्छेद 358 में क्या प्रावधान दिए गए हैं कि अनुच्छेद 19 की 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं स्वतः क्या हो जाती है? निरस्त हो जाती हैं। तो चलिए जो है सभी फैक्टों को देखिए कितने आसान तरीके से आपको समझा रहे हैं। राष्ट्रपति शासन की यदि बात करें, राष्ट्रपति शासन क्या है?
जिसका प्रावधान अनुच्छेद 356 में दिया गया है, अनुच्छेद 356 में दिया गया है। तो राष्ट्रपति शासन को संवैधानिक आपातकाल या राज्य आपातकाल कहा जाता है। राष्ट्रपति घोषणा करते हैं, राष्ट्रपति घोषणा करते हैं। जैसे वहां संसद का अनुमोदन आवश्यक था 1 माह के अंदर, यहां 2 माह के अंदर संसद का अनुमोदन आवश्यक है। देखिए, राष्ट्रपति शासन होता है यदि किसी राज्य में कोई दंगा होता है या संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है। अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल राष्ट्रपति शासन के तौर पर तब करते हैं जब किसी राज्य में दंगा हुआ है या वहां संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है। मगर इसी राष्ट्रपति शासन का इस्तेमाल अनुच्छेद 365 में भी किया जाता है, अनुच्छेद 365 में किया जाता है जब केंद्र के नियमों का पालन कोई राज्य सरकार न करे, कोई राज्य सरकार न करे, केंद्र के नियमों का पालन कोई राज्य सरकार न करे, तब भी अनुच्छेद 365 में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। यदि नेशनल इमरजेंसी की बात करें तो वो पूरा देश उससे प्रभावित होता है, पूरा देश उससे प्रभावित होता है। मगर यदि राष्ट्रपति शासन की बात करें, इसमें कोई क्षेत्र या कोई राज्य प्रभावित होता है। राष्ट्रपति शासन का उल्लेख 2 अनुच्छेद में किया गया है, अनुच्छेद 356 में किया गया है और अनुच्छेद 365 में किया गया है। यदि किसी राज्य में दंगा होता है तब अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगता है। यदि केंद्र की, ये प्रश्न परीक्षा में ऐसे पूछा जा सकता है, यदि केंद्र के नियमों का, केंद्र के कुछ नियम हैं, केंद्र की कुछ योजनाएं हैं, यदि उनको लागू करने से कोई राज्य मना करता है तब अनुच्छेद 365 के तहत राष्ट्रपति शासन वहां लग सकता है, राष्ट्रपति शासन वहां पर लग सकता है। संसद अनुमोदित करती है, केंद्र के सदन अनुमोदन करते हैं 2 माह के अंदर कि वहां पर जो है राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। और अधिकतम किसी भी राज्य में, अधिकतम किसी भी राज्य में 3 वर्ष तक जो है राष्ट्रपति शासन रह सकता है। ये आपने ध्यान रखना है। मोस्ट इंपोर्टेंट है कि किसी भी राज्य में, मोस्ट इंपोर्टेंट समझिए कि किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितना रह सकता है, 3 वर्ष तक रह सकता है। जबकि नेशनल इमरजेंसी अनंत काल तक रहती है, जबकि राष्ट्रपति शासन 3 वर्ष तक रहता है। और राष्ट्रपति शासन संसद का अनुमोदन चाहिए, मगर यहाँ पर सामान्य बहुमत के द्वारा जो है ये अनुमोदन पास होता है। जबकि नेशनल इमरजेंसी में विशेष बहुमत चाहिए। नेशनल इमरजेंसी में कितना चाहिए? विशेष बहुमत, 2/3 बहुमत वहां अनिवार्य है, जबकि यहां पर सामान्य बहुमत। ऐसे ही संसद की जो कानून बनाने की शक्तियां हैं, देखिए जो राज्य के अधिकार है विधायिक और प्रशासनिक शक्ति में केंद्र के पास चली जाती है। राष्ट्रपति शासन में राष्ट्रपति राज्य की विधानसभा को भंग कर देता है, राज्य की विधानसभा को क्या कर देता है? भंग कर देता है। राष्ट्रपति शासन में राज्यपाल शासन करता है, राज्यपाल शासन करता है। राष्ट्रपति उस राज्य के राज्यपाल को कहता है कि आपके पास हैं यहाँ की विधायी और प्रशासनिक शक्तियां। देखिए वैसे तो जो है राष्ट्रपति शासन क्या है और नेशनल इमरजेंसी क्या है। देखिए सभी घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है जितने भी आपातकाल हैं, मगर राष्ट्रीय आपातकाल में शासन राष्ट्रपति द्वारा नहीं किया जाता। वहां पर शासन जो है प्रधानमंत्री या केंद्र की सरकार द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति शासन जो राज्यों में लगता है, यहाँ घोषणा भी राष्ट्रपति करते हैं और शासन भी राष्ट्रपति करते हैं। मगर शासन जो है राष्ट्रपति राज्यपाल के द्वारा करते हैं। किसके द्वारा करते हैं? राज्यपाल। राष्ट्रपति कहते हैं कि राज्यपाल आप जो है विधायी शक्तियां और प्रशासनिक शक्तियां अब आपके जो है अंतर्गत कार्य करेंगी, केंद्र मतलब कि केंद्र के अंतर्गत कार्य करेंगे। सबसे पहले पेप्सू पटियाला एवं ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन में राष्ट्रपति शासन लगा था। पेप्सू जिसे वर्तमान में पंजाब राज्य के नाम से जाना जाता है, पहले इस पेप्सू को पटियाला एवं ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन के नाम से जाना जाता था। तो सबसे पहले जो है पेप्सू में 1951 में राष्ट्रपति शासन लगा था। सबसे अधिक बार मणिपुर और उत्तर प्रदेश में 10 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। बम्बई वाद 1994 में कहा गया है कि ये न्याय योग्य है। राष्ट्रपति शासन यदि लगा है तो ये न्यायिक समीक्षा योग्य है, इसकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि हुआ क्या था, जैसे आपने पढ़ा है कि 1977 के बाद जब चुनाव हुए थे, नेशनल इमरजेंसी के बाद जब चुनाव हुए थे,
तो मोरारजी देसाई की सरकार बनी थी। देश में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। मोरारजी देसाई की सरकार ने 9 राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगा दिया था। ये कहकर लगा दिया था कि वहां पर जनमत के आधार पर, जनमत का बहाना देकर 9 राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगा दिया। उसके बाद 1980 में जब दोबारा कांग्रेस की सरकार आई, उन्होंने भी 9 राज्यों में जो बीजेपी जो है जनता दल के शासित, उनसे जो है मतलब कि विपक्ष के जो राज्य थे, वहां पर फिर कांग्रेस ने राष्ट्रपति शासन लगा दिया। ऐसे ही राष्ट्रपति शासन की कुछ जो है केंद्र सरकार के द्वारा भी अवमानना की गई। तो फिर बॉम्बई वाद 1994 में कहा गया कि ये जो है न्यायिक समीक्षा योग्य है। जी हाँ, न्यायिक समीक्षा योग्य है आपका राष्ट्रपति शासन। तो राष्ट्रपति शासन से देखिए कितने अच्छे अच्छे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल क्या है? जो अनुच्छेद 360 में है वो अब तक देश में नहीं लगा है। अमेरिका से वहां से प्रावधान लिए गए हैं। वित्तीय आपातकाल का मतलब है जब देश में आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो जाएगी, पैसे की वैल्यू बिल्कुल खत्म हो जाएगी, तब जो है आपातकाल, वित्तीय आपातकाल देश में लगेगा। जी हाँ, वित्तीय आपातकाल की हालत यदि बात करें तो वर्तमान में दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, जी हाँ, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक देश है वेनेजुएला, वहाँ की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हुई है। तो वहाँ पर जो है वित्तीय आपातकाल के हालात आपको देखने को मिलते हैं, मगर देश में अब तक वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। तो उम्मीद है आपको सभी जो है आपातकाल के प्रावधान बहुत अच्छी तरीके से समझ आए होंगे। बार बार जो है रिवाइज करके एक एक पॉइंट को, सभी पॉइंटों को समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, मिलते हैं संविधान की एक नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।